हेलो माय व्यूअर, आज मैथमेटिक्स की क्लास है और टीएमएच बुक विनय क्लासेस पर ये क्लास चल रही है। और ये हो रहा है कैलकुलस। टीएमएस के मुताबिक ये चैप्टर नंबर होगा 23। चैप्टर 23, इसका नाम होगा डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। और इसी चैप्टर 23 के बाद आता है 24 नंबर में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। और 25 नंबर में आएगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, 26 में आएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, और 27 में आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और 28 में आएगा वेक्टर अलजेब्रा। और 23 के पहले जो 22 है, 21 है, वो क्या है? तो 21 से कैलकुलस चालू हो जाता है, पहला चैप्टर्स हो जाता है 21 में फंक्शन, और 22 में है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और 23 में ये है, और 20 में हो जाएगा सॉलिड ज्योमेट्री। और उसके पहले 1 से 19 तक 11 क्लास में है, जैसे 1 से लेकर 9 तक हो जाएगा अलजेब्रा में, और 9 चैप्टर्स होगा। कौन कौन 9 चैप्टर्स होगा, जैसे थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड में हो जाएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसी के अंदर में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, और उसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, या AP GP HP सीरीज ये सब रहता है। और चौथा में लॉग आएगा, पांचवा में आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और छठा में आएगा बाइनोमियल थ्योरम, सातवां में आ जाएगा मैट्रिसेस, आठवां में डिटर्मिनेंट, और 9 में प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे करके 9 चैप्टर्स हैं। और इसके बाद ट्रिगो चालू हो जाता है, तो वो 4 ठो है, तब हो जाएगा 10, 11, 12, 13। 10 क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। 11 कौन है? जनरल वैल्यू या ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। उसके बाद 13 में हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और उसके बाद वाला आ जाएगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो 9 के बाद 10, 11, 12 और 13। 13 में है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, 12 में है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, 11 में हो गया जनरल वैल्यू, और 10 में हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, जो ऑलरेडी 10 चल रहा है, पढ़ा भी रहे हैं उसको, कुछ वीडियो उसका डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। और उसी तरह आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा 13 के बाद 6 ठो। कौन कौन? तो 14 नंबर में हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स एंड लोकस, और उसके बीच में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, उसमें आएगा शिफ्टिंग ऑफ द ऑरिजिन, रोटेशन ऑफ द एक्सिस, और उसके बाद आएगा स्ट्रेट लाइन, उसी में पेयर ऑफ स्ट्रेट एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। फिर आएगा सर्किल, फिर आएगा पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, और इस तरह से 19 चैप्टर्स खत्म होगा। तो आइए जाए इसमें देखा जाए कि ये क्या है। तो स्पेशली हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। और इसके लिए सीधा समझो कि जो कैलकुलस का फंक्शन चैप्टर्स है वो ग्रेड चैप्टर्स है, और उस फंक्शंस का नाम कम से कम जानना होगा, तभी इसके बाद हम समझेंगे कि इस डिफरेंशिएशन में मतलब 20 ठो फार्मूला कौन कौन है। तो सबसे पहले एकदम छोटा सा थोड़ा सा हाईलाइट बताते हैं, जो आएगा कि फंक्शंस का जो टाइप होता है वो कौन कौन है। तो पहला आएगा, इसका नाम है अलजेब्रिक फंक्शन।
अभी मैं फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी जरूरत पड़ रहा है इसलिए थोड़ा हल्का सा सुना दे रहे हैं। और अलजेब्रिक फंक्शन के बाद आएगा नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। इसी का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, और इसी ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के 4 कैटेगरी होंगी। एक का नाम होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, दूसरा का नाम होगा, इसका एक नाम और है, उसको हम लोग बोलते हैं, और में नाम देते हैं सर्कुलर फंक्शन। जब हम एंगल एंड देयर मेजरमेंट पढ़ाएंगे जो 11वीं क्लास से जुड़ा हुआ है, तो उस वक्त बताएंगे कि कैसे इसका नाम सर्कुलर फंक्शन पड़ा, क्योंकि सर्कुलर एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें कि डिग्री की जगह रेडियन लेते हैं, और उसमें होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिग्री एक यूनिट है और रेडियन भी एक यूनिट है, ये दोनों का बीच में रिलेशन है। तो इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि पाई का वैल्यू होता है अप्रॉक्स में 3.14, लेकिन ये बोलना कि पाई 3.14 है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि पाई है इरेशनल नंबर और ये है रैशनल नंबर, दे कैन नॉट बी इक्वल। बट काम चलाओ मैनेज किया जाता है ऐसे। उसी तरह एक ई भी है इरेशनल नंबर, जिसका आंसर होता है 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे करके चलता है। ई का आंसर, ये भी इरेशनल एक नंबर है, और इरेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ की p और q होना चाहिए इंटीजर्स और q शुड नॉट बी 0, क्योंकि यही डेफिनेशन है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स which are represented by p/q where p and q should be integer and q should not be 0। और रैशनल का ठीक उल्टा होगा इरेशनल नंबर, जो इस फॉर्मेट में नहीं आएगा वही कहलाएगा एक तरह से इरेशनल नंबर। कभी हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सबसे नीचे नेचुरल नंबर होता है, उससे बड़ा होता है होल नंबर, उससे बड़ा होता है इंटीजर्स, उससे बड़ा होता है रैशनल नंबर जिसको q से रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे बड़ा होता है रियल नंबर, और उससे बड़ा हो गया सोच सकते हैं जिसको लिखा नहीं जाता ऑर्डर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अल्टीमेट लास्ट में आया रियल नंबर, उसके पहले रैशनल, उसके पहले इंटीजर्स, उसके पहले होल नंबर, उसके पहले नेचुरल नंबर। तो ये इसका ऑर्डर है। ये पढ़ाई होता है क्लास 6 में, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाई होता है 7th क्लास में एनसीईआरटी में, ये होता है 8th क्लास में। और यहाँ पर आएगा 2 चीज़, एक आएगा इरेशनल नंबर और कुछ आता है रियल नंबर का, माने कुछ रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर उसके बाद जैसे कि मतलब बोल सकते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ है जो कभी आएगा टॉपिक्स तब मैं अच्छा से बताऊंगा। सीधा समझिए, ये 10th क्लास में रियल नंबर और यहाँ पर इरेशनल नंबर, और दोनों ही मतलब एक साथ मर्ज करके कहा जाता है कि 9 में और 10 में है। मैंने सीधा समझा जाए कि 9 में है इरेशनल नंबर और 10 में है रियल नंबर्स के बारे में। और 6 में मैंने बता ही दिया कि क्या है, ये है होल नंबर, 7 में है इंटीजर्स, 8 में है रैशनल नंबर, और 9 में है इरेशनल नंबर। 9th क्लास में है इरेशनल नंबर के बारे में, और 10 में है रियल नंबर के बारे में। मतलब रियल नंबर माने रैशनल एंड इरेशनल दोनों का इसमें पढ़ाया जाता है। और इसे अगर नीचे क्लास में अगर देखें 6 से नीचे, तो जो 5 क्लास में है उसमें आ जाता है नेचुरल नंबर, पढ़ता ही आदमी। फिर नेचुरल नंबर के बाद थोड़ा होल नंबर के बारे में पढ़ता ही है। फिर इंटीजर्स नहीं पढ़ता है, तो इंटीजर के जगह निगेटिव इंटीजर नहीं पढ़ता है क्योंकि उसमें अलजेब्रा लग जाएगा। तो समझो कि यही आया, इंटीजर छोड़ दो, फिर रैशनल नंबर की जगह आता है फ्रैक्शन टाइप का, इस टाइप का p/q के फॉर्म में रहता है, फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। फिर और एक आता है जिसको बोल सकते हैं डेसिमल नंबर,
जैसे 3.16 इस टाइप का डेसिमल नंबर आएगा, है ना। तो इस तरह से ये सब जूनियर क्लास में अर्थमेटिक में पढ़ाई होता है, जो 5 क्लास या उससे नीचे क्लास की चीज़ में। तो नंबर सिस्टम जानना है और ग्रेट चीज़ है, और नंबर सिस्टम पर ही डॉक्टर रामानुजन को बहुत महारत हासिल थी, बहुत नॉलेज था। तो आप लोग भी अंकगणित को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अंकगणित स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो कहीं भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाएंगे या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाएंगे या मैथ्स बनाएंगे तो लास्ट पार्ट में क्या होता है, तीसरा पार्ट में होता है कैलकुलेशन, यही तो है अंकगणित। और दूसरा पार्ट में होता है मतलब जिसको बोल सकते हैं फार्मूला, लेकिन विदाउट डेरिवेशन। और पहला होता है फार्मूला विथ डेरिवेशन, और ये हो गया फार्मूला मतलब ओनली फार्मूला विदाउट डेरिवेशन। तो ये दोनों में से महान चीज है ये वाला। मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, ये वाला फार्मूला याद करके बनाता है, इसलिए तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में फंस जाता है बेचारा। तो पहला काम होता है ये करना, और उसका मतलब शॉर्ट में खाली याद करके फॉर्मूला रखना है, और एक्चुअली याद करने का जरूरत ही नहीं है, जिसको ये मालूम है तो अपने आप खुद लिख देगा। लेकिन फिर भी मैं एक लिख दिया कि पहले फार्मूला विद डेरिवेशन जानो, ये सबसे बेस्ट है। और उससे लो लेवल में है कि जो फार्मूला लग रहा है वो एग्जैक्ट विदाउट डेरिवेशन का भी याद हो, तो ये इससे बहुत लो लेवल है। और तीसरा में आता है जिसमें कैलकुलेशन होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम बनाना होगा तो ये 3 स्टेज से होकर के गुजरते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कुछ मिटाएंगे अभी हम। ओके, तो इसमें जो काम लायक नहीं है उसको हम मिटा देते हैं। और यहीं पर जो लिखा हुआ है सर्कुलर फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन। इसके बाद आएगा नेक्स्ट में यहाँ पर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। और एक आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शंस में भी बहुत कैटेगरी है, जो अभी हम पूरा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाए। तो इसमें आ जाएगा पहला, इस ग्रुप में बहुत ग्रुप है इसके अंदर में, तो हम इसको इसी तरह लिख देते हैं कि इस फंक्शंस में कौन कौन होगा। तो इस फंक्शन के अंतर्गत में आएगा फर्स्ट में, जिसका नाम होगा पावर फंक्शन। और कैसा होता है पावर फंक्शन, थोड़ा थोड़ा वो भी लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें आता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, सिंगल इंडिपेंडेंट है x और सिंगल डिपेंडेंट है y, और ये एक प्रकार का एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्योंकि x अलग है y अलग है। और इसी को लिख देते हैं x का पावर में n, जहाँ पर n क्या है, कोई रैशनल नंबर है। ये कहलाता है पावर फंक्शन। और इसी का स्पेशल केस में y को fx लिख दें और यही x का पावर n लिखा जाए, बट यहाँ n को जो रैशनल नंबर लिखे हैं वो रैशनल नहीं लिख करके यहाँ लिख देंगे, समझ लिया जाए होल नंबर, मतलब 0 1 2 3। तो उस समय ये कहलाता है मोनोमियल, इसको बोलते हैं मोनोमियल।
चाहे तो यहाँ पर तो कुछ एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं, जैसे कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए कोई कांस्टेंट लिख दिए सी, और ये सी क्या है, सी इज नॉट इक्वल टू 0। प्लस माइनस में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बट इट इज नॉट 0, नॉन जीरो रियल नंबर है। और यही मोनोमियल के बाद आएगा 2 नंबर में ऐसा ऐसा मोनोमियल बहुत लिख दिया जाए तो जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन एक्स और ऑफ n डिग्री। अब इसका कंसेप्ट क्या होगा, तो y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स का पावर में n प्लस a1 एक्स का पावर में n-1 प्लस a2 एक्स का पावर में n-2, ऐसे करते करते जाएंगे तो आएगा ए आर एक्स का पावर में n-r प्लस डैश 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 करते हुए लास्ट में आएगा ए एन और x का पावर में n, वेयर ऑल एज बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर है ए नॉट शुड नॉट बी 0, सारा जितना ए दिखाई दे रहा है कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, जिसको बोल सकते हैं क्या ए एन खाली होगा, यहाँ पर एक्शन नहीं होगा। और सारा एज रियल नंबर होना चाहिए, ए नॉट होना चाहिए नॉन जीरो नंबर, क्योंकि ये अगर जीरो आ जाएगा तब तो ये पॉलिनोमियल n-1 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ n का ऐसा समझा जाए, अगर n का जगह 5 है तो 5 से नीचे 4 3 2 1 ऐसे करके आ रहा है, और ये कंपलसरी है रहना है। इसके बाद वाला तो रहेगा नहीं भी रह सकता, बट ये कंपलसरी रहना है, इसलिए हमने कंडीशन लगा दिया कि रहना जरूरी है n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए। और यही पॉलिनोमियल के बाद और आएगा जिसको बोल सकते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन वो कैसा होगा, तो ये जो पॉलिनोमियल लिखे हैं, माने p से हो गया पॉलिनोमियल ऑफ x, ये कितना डिग्री का है, तो m डिग्री का है, और ये पॉलिनोमियल है n डिग्री का। और इस तरह से जैसा ये पॉलिनोमियल लिखे हैं a के टर्म में, तो इसी तरह हम यहाँ पर b0 b1 b2 ऐसे करके लिख दें। और ऐसा वाला 2 पॉलिनोमियल, चूंकि यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो ऐसा फंक्शन को रैशनल फंक्शन बोलते हैं। फिर इसके बाद भी बहुत होता है, लेकिन अभी हम उसका पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बताते रहेंगे तो फंक्शन एक ऐसा ग्रेट चैप्टर्स है कि वो माने सबसे ज़बरदस्त कैलकुलस का वही चैप्टर है। तो अभी हमें जितना ज़रूरत है उसी को हम लिख रहे हैं, और आगे का खाली ऐसे ही नाम सुना देते हैं। तीसरा के बाद आएगा एक इरेशनल फंक्शन, इसके बाद चौथा नंबर में नाम आएगा इरेशनल फंक्शन। आप लोग अपने ढूंढिए क्या होता है इरेशनल फंक्शन, और किसी वीडियो में स्टार लगा दे रहे हैं, इस इरेशनल फंक्शन के बारे में डिटेल में बताएंगे। फिर पांचवा में आएगा पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन फिर इसके अंदर में भी बहुत है, तो इसलिए इसको भी स्टार लगा देते हैं, डबल स्टार। तो कभी अलग से पीस वाइज फंक्शन के अंदर में जितना है वो सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे एक आता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। फिर उसी के बाद और आएगा जिसको बोला जा सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, एसजीएल फंक्शन और स्टेप वाइज फंक्शन, फिर उसका मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन, और भी बहुत। तो सब के बारे में जानना होगा प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में या फंक्शन में क्वेश्चन दिया जाता है। कभी कभी तो आजकल फंक्शन का क्वेश्चन नहीं देकर के फंक्शनल इक्वेशन का दिया जाता है कि कोई इक्वेशन दे देगा फंक्शनल इक्वेशन में, अब बोलेगा उस एफ को निकालो तब कोई प्रॉब्लम बना। तो बहुत डेप्थ में पढ़ना है, उसमें इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का भी क्वेश्चन बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। टीएमएच का भी बनाओ, जेई एडवांस का लगभग जो भी मैंने 44 इयर्स का वो बनाना पड़ेगा, 20 साल का जेई मेन का बनाना पड़ेगा। अब कुछ जो हमारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ हम देंगे बढ़िया क्वेश्चन जो जेई एडवांस से भी ऊपर होगा, वो सब भी बनाना है। तो अब इतना को शॉर्ट में हम एक लिख देते हैं कि इस फंक्शंस को बोला जा सकता है अलजेब्रिक और नॉन अलजेब्रिक को मिला करके शॉर्ट में याद करने के लिए एक लिख देते हैं हम यहाँ पर आई लेट
आई लिख देते हैं। और इसके बाद फिर ऐसे लिखिए। देखने से ही लग रहा है कि जो सबसे बीच में बैठा है वो राजा है, वो किंग है, वही तो है ए। ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, यहीं पर तो लिखा हुआ ए, यही ए है यहां का ए, अलजेब्रिक फंक्शन। और जो उसके बगल में लेफ्ट में दो आदमी बैठा है राजा के बगल में, और इधर भी राजा के बगल में दो ठो बैठा हुआ है, जैसे लग रहा है कि राजा का दरबार लगा हुआ है। तो इसमें अदर्स अलजेब्रा को छोड़ के जो दिख रहा है आई एल टी ई, तो अगर इसको मिलाएंगे तो क्या दिखता है, एक तो आ गया खुद अलजेब्रा ए, दूसरा दिख रहा है आई एल टी ई, आई एल टी ई। अगर आप पढ़ते हैं खासकर जिसको बोल सकते हैं परम्युटेशन कमीशन, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए किस फॉर्म में, तो समझा जाए इस टाइप का। तो पहले आई लिख देते हैं, तब टी लिख देते हैं, तब एल लिख देते हैं, तब ई लिख देते हैं। तो देखने से लग रहा है खाने पीने का बहुत बढ़िया चीज़ है, साउथ इंडियन डिश है, जिसको बोलते हैं इडली। इडली, ये है इडली, इटली फंक्शन। और जो छूट गया ए, तो इसको समझो, स्वाभाविक है समझ गया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं, डोसा, देसी भाषा में ए हो गया डोसा, एक नंबर। और जानते ही हो कि जमशेदपुर में किसी भी होटल में जाओगे तो ये जो डोसा है 40 रुपया में, कहीं 50 रुपया में, कहीं 100 रुपया में, अलग अलग दुकान का अलग अलग क्वालिटीज़ है। तो ये डोसा बहुत फेमस है जमशेदपुर का। और ये इडली हो गया, तो इसलिए सीधा समझो आई टी एल ई है क्या, इसको डिकोड करते हैं। तो इसमें जो आएगा, यहाँ जो लिखे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो यहाँ पर टी लिख रहा है, ये जो टी लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का टी, वही टी यहाँ पर का इटली में का टी है। और जो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का आई दिख रहा है, वही आई एकदम स्टार्टिंग में दिख रहा है, वही है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। अब बगल वाला है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और ठीक उसके बगल में दिखता है एक एल लिखा हुआ है, तो एल ये वाला हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। और ठीक उसके बगल में लिखा हुआ है ई, ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये पूरा मिल करके इटली है। कैसे, आई एक नंबर में इसको लिख दिए, टी ये 2 नंबर में आ गया, या ऐसा करते हैं एक नंबर में अलजेब्रा को कर दिए, एक नंबर में अलजेब्रा, और इसको 2 3 4 5 लिखेंगे। तो ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो 2 नंबर माने जैसे थोड़ा इसका नंबर को हम थोड़ा चेंज कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला नंबर तो अलजेब्रा आ गया 1 नंबर, और 2 नंबर में ला रहे हैं हम ट्रिगो को, ये 2 नंबर ट्रिगो हो गया। 3 नंबर में लाएंगे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन को, 4 नंबर में लाएंगे एक्सपोनेंशियल को, और 5 नंबर में लाएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को। तो यही ऑर्डर याद करोगे। 1 नंबर अलजेब्रा, इसको 1 नंबर ऐसा लिख देते हैं, नंबरल्स जैसा, रोमन जैसा नहीं, ये सब नंबरल्स में हुआ, तो इसको 1 लिख दिए। मतलब 1 जो है अलजेब्रा को शो कर रहा है, माने जहाँ ए लिखा हुआ है ये 1 नंबर हो गया, और जो यहाँ पर जो अलजेब्रा के बाद ट्रिगो था वो 2 नंबर हो गया, और जो 3 नंबर था वो इन्वर्स हो गया, और जो 4 नंबर में है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, और जो 5 नंबर में है वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो इस तरह से लाइन से रटो मंत्र जैसा। कैसे, 1 अलजेब्रा, 2 ट्रिगोनोमेट्री, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन 3, एक्सपोनेंशियल 4, लॉगरिथमिक 5। और इसका कैसा फंक्शंस होगा,
तो उसको भी लिख देते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे लिखते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन में कैसे लिखते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये आंसर हमेशा होगा x का पावर में n, जहां n क्या है, रैशनल नंबर है, ऑलरेडी हम यहाँ लिखे हुए हैं, ये पावर फंक्शन। यही पावर फंक्शन अलजेब्रा का एक एग्जाम्पल है। ऐसे अलजेब्रा में और भी बहुत होता है। कैसे, इसका स्पेशल केस में n को अगर हम रैशनल नंबर की जगह एक होल नंबर कर दें तो मोनोमियल हो गया। अब फिर ऐसे ही मोनोमियल बहुत सा टर्म ले लेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। मतलब एक तरह से जो 9th क्लास में 10th क्लास में अच्छा खासा पढ़ाया जाता है सीबीएसई में। अब फिर यही दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया रैशनल फंक्शन। और इसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हम यहाँ लिखना चाहेंगे, लिख दो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में ax² bx प्लस c, और नीचे वाला लिख देते हैं lx² प्लस mx प्लस n, जहाँ की a और n जीरो नहीं है और जो भी एलिमेंट है abc है सब रियल नंबर्स है। तो ये वाला एक रैशनल फंक्शन हो गया। कोशिश करोगे इसका मतलब निकालना क्या है, ग्राफ। इसको y बराबर एफ एक्स बोल दें, इसका ग्राफ खींचना है, इसका डोमेन निकालना है, इसका रेंज निकालना है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम ही निकालना, रेंज बने मैक्सिमम मिनिमम निकालो कितना होगा। और ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बहुत ज़बरदस्त है, हर साल आईआईटी में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको जरूर पढ़ोगे। एप्लीकेशन रहता तो क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 3, यहाँ -7, 2, यहाँ 8, 11, 6, कुछ भी लिख देगा। हम जनरल लिख दिए, बोला इसका निकालो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है, इसका ग्राफ खींचिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, तो हजारों क्वेश्चन तैयार हो। और हार्ड करना है किसी के आगे लिख देगा लॉग किसी भी बेस पर, और तब बोलेगा बनाओ। तो कहने का मतलब क्वेश्चंस को अच्छा खासा बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे ही समझे कि अलजेब्रा में सबसे सिंपलेस्ट लिख रहे हैं पावर फंक्शन, y बराबर एफ एक्स, एक्स का पावर है, y बराबर एफ एक्स, एक्स का पावर है, ऐसा लिख दिए। और अगर उसी का एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखना हो तो यहीं पर लिख देंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस आंसर को ना अदला बदली करेंगे, माने n को नीचे कर दिए और x को ऊपर कर दिए। तो जब पावर में x आ जाए और नीचे में नंबर हो जाए, इस नंबर को आगे चल के बताएंगे। ये कांस्टेंट दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स कांस्टेंट और दूसरा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिक्स कांस्टेंट कौन है, ऑल रियल नंबर्स आर कॉल्ड फिक्स कांस्टेंट। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन होता है, जो अंग्रेजी का ए से जेड तक लिखेंगे ना, तो लाइन से लिखो ABCDEFGHIJKLMN तक, ओ को छोड़ करके। तो ये जितना शुरू का दिखता है 14 हो, 14 कौन कौन, ABCDE 5 हो गया, FGHIJ 10 हो गया, KLMN 14 हो गया। तो ये 14 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर कहलाता है। ओ को छोड़ दीजिए क्योंकि ओ तो लग रहा है कि अंग्रेजी का ओ है या वो जीरो है, वो कंफ्यूज है। उसके बाद देखोगे क्या क्या है, PQRSTUVWXYZ 11 हो, तब ना 14 11 हो गया 25, अब बीच में ओ हो गया। तो ये लास्ट वाला जो हम बताए हैं PQRSTUVWXYZ, जिसको PQRST को पढ़ो पक्का रास्ता है। तो PQRSTUVWXYZ वो कहलाता है वेरिएबल्स, और वही वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। तो हम लोग को हमेशा फंक्शन में पढ़ना है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। लेकिन जब अगर आ जाएगा कहीं पर ऐसा कि नहीं y बराबर है फंक्शन लेकिन वेरिएबल x और y दो ठो आ गया यहाँ पर, और यहाँ कुछ नाम दे देते हैं अलग से, कुछ भी फाइव टाइप का कुछ दे दिया नाम, तो ये दो वेरिएबल का, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक सिंगल इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये सब हायर लेवल में पढ़ाया जाता है। जब मतलब ये सब कवर हो जाएगा तब हम बताएंगे। ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो से ज्यादा है, एक से ज्यादा हो गया। फिर इसी तरह का और हो सकता था फंक्शन ऑफ x, y, z, इसको कुछ भी लिख दे, साई टाइप का लिख दिए, मान लो बदल दिए नाम। तो ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है। और फिर 4 का करना होगा तो f x y z t लिख दिए, और इसको भी कुछ नाम g या कुछ भी लिख दो। तो ये एक 4 वेरिएबल का फंक्शन हो गया। अगर ज्यादा वेरिएबल का चाहिए तो लिख देते हैं x1, x2, x3 xn, और इसका फंक्शन में लिख दिए, इसको भी कुछ लिख देते हैं, मान लो h लिख दिए। तो ये कहलाएगा मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। मतलब
सिंगल वैल्यूड नहीं है, वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल हो गया। तो मल्टीपल में n भी आ सकता है इंडिपेंडेंट, या 4 आ सकता है, या तो 3 आएगा नहीं तो 2 आएगा। ये समय जब डिफरेंशिएशन पढ़ेगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होता है। इंटीग्रेशन में मल्टीपल इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होकर के वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फिजिक्स का जितना भी लॉ है, जो भी माने हाई लेवल का होता है, तो वो सब का सब माने सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या उससे भी हायर ऑर्डर का लिखा जा सकता है। तो जब और थोड़ा बड़ा लेवल मिलेगा तो वो सब भी बात करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर सीधा समझा जाए कि एक जो मैंने लिखा है कि x का पावर n को इंटरचेंज कर दिए, इसको एक दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट n की जगह a लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं x। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक एग्जांपल हो जाएगा। और इसी तरह एक दूसरा भी लिखा जा सकता है, जो इस बगल में लिख देते हैं, a की जगह e लिख दिए ex। तो y बराबर a का पावर x और y बराबर e का पावर x, ये दोनों फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है। और अलजेब्रिक फंक्शन में क्या था, ठीक उल्टा था कि जो x बेस में है और नंबर ऊपर में है, रैशनल नंबर, तब ये पावर फंक्शन कहलाता है। लेकिन जैसे ही x ऊपर चला गया और ये वाला नंबर नीचे आ गया, जैसा कि यहाँ किए थे n और x, और सिंप्लिसिटी के लिए n को मैंने a लिख दिया क्योंकि ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर a का पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। और यहाँ a को e लिख दिया, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जब पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल सीरीज तो e का पावर x का कंसेप्ट देंगे अलजेब्रा में, और a का पावर x का भी एक्सपेंशन देंगे। ये सब का एक्सपेंशन का फार्मूला सीरीज में लिखना चाहोगे तो बीएससी लेवल का पढ़ो, टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, या चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन, वहाँ से सारा फार्मूला खुद लिख सकते हो। अब आगे देखा जाए, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा वो कैसा होगा, तो y बराबर fx रहेगा, बट यहाँ पर क्या आएगा, आ जाएगा साइन ऑफ x, मतलब बहुत सा आएगा, साइन x आएगा, एक आएगा cos x, फिर आएगा tan x, फिर cot x, फिर sec x, फिर cosec x, 6 ठो आएगा। हम 6 नाम लिख करके etc लिख दिए, समझ लोगे। इसी तरह का एक ठो हम लिखे हैं y बराबर sin x, तो दूसरा आ जाएगा y बराबर cos x, y बराबर tan x, y बराबर cot x, y बराबर sec x, y बराबर cosec x। इसके अंदर में 6 ठो फार्मूला आ जाएगा, 6, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 6 ठो फार्मूला। फिर ये वाला जो आएगा जिसको लिखे हैं इनवर्स का फंक्शन, तो यहाँ ठीक उल्टा हो जाएगा। वो कैसा होगा, तो y रहेगा, fx रहेगा, लेकिन यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x। x के बगल में एंगल रहता है, बट इसके बगल में वैल्यू रहता है। ये 12th क्लास में पढ़ाई होता है। तो इस आंसर्स में समझा जाए कि फिर etc लिख दे रहे हैं, क्यों, इसका भी 6 ठो आएगा, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ बगल में 6 लिख देते हैं। मतलब आएगा एक तो y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर कॉस इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर कॉट इनवर्स x, y बराबर कोसेक इनवर्स x। तो इस तरह से मैंने अलजेब्रिक फंक्शन का एक पावर फंक्शन लिखा, स्पेशल केस में एक मोनोमियल लिखा। दोनों में अंतर है कि यहाँ n रैशनल नंबर है और यहाँ पर आने पर n का जगह होल नंबर हो जाएगा, स्पेशल केस। और ऐसे वाला मोनोमियल पॉलिनोमियल, माने 2 टर्म आएगा तो बाइनोमियल, 3 आएगा तो ट्राइनोमियल, 4 आएगा तो टेट्रा, अब पॉली आ गया तो पॉलिनोमियल। 9-10 में अच्छा खासा पढ़े हो, लेकिन पता नहीं क्या पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, भगवान जाने, है ना। इसके बाद होगा डिवाइड करके रैशनल फंक्शन, फिर आएगा इरेशनल और पीसवाइज फंक्शन, इसको अभी हम छोड़ दिए। इसके अंदर में भी बहुत सा आएगा, ए आएगा टुकड़ा, बी टुकड़ा, सी टुकड़ा, डी टुकड़ा, बहुत सा आएगा। तो ये सब वीडियो हम अलग से बनाएंगे और बहुत डेप्थ में बताएंगे। और यहाँ पर ये सब इसलिए जरूरी है कि अभी जो हम फार्मूला लिखेंगे डिफरेंशिएशन के लिए और साथ ही साथ इंटीग्रेशन के लिए, ये माने रामबाण होगा डिफरेंशिएशन के लिए भी, रामबाण होगा इंटीग्रेशन के लिए भी, और रामबाण होगा जो भी फिजिक्स का काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन का प्रॉब्लम बनाते हैं वहाँ यूज होगा। फिर न्यूटन लॉ के इंक्लूडिंग फ्रिक्शन में यूज होगा, वर्क और एनर्जी में यूज होगा, हीट चैप्टर में यूज होगा। मतलब पूरे किताब में मतलब ये छाया हुआ है, जहाँ पर भी स्केलर कैलकुलस सिंगल वेरिएबल का रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ग्रेट चीज़ है। और जिनको फिजिक्स में मतलब काइनेमेटिक्स आ गया 1 डायमेंशन, तो फिजिक्स का तो मेजर चीज़ सीख लिया, क्योंकि कहा जाता है कि काइनेमेटिक्स इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स। जिनको काइनेमेटिक्स समझ में आ गया तो फिर तो फिजिक्स में वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम बहुत जल्दी माने काइनेमेटिक्स का तो अभी प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट दे रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल का जब कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तो हम चालू करेंगे काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन।
वही एक ज़बरदस्त होगा। उसी के बाद से आप लोग का रास्ता खुल जाएगा और आंखें खुल जाएगी कि फिजिक्स को कैसे पढ़ाया जाता है। उसमें बहुत मेथड से पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे जिसको बोल सकते हैं लैंग्वेज में फिजिकल मेथड्स, चाहे हिंदी में बोलिए, चाहे संस्कृत में बोलिए, या बांग्ला में बोलिए, या अंग्रेजी में बोलिए। ज़्यादा होगा अंग्रेजी और समझाने के लिए हिंदी बोलेंगे, संस्कृत और बांग्ला तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पॉसिबल है कि वही बोला जा सकता है। और फिर दूसरा एक उसी का कंसेप्ट होगा कि उसी चीज़ को एनालिटिकली कैसे पढ़ा जाता है मैथमेटिक्स के यूज से। और तीसरा होगा उसी चीज़ को ग्राफिकल मेथड से कैसे समझते हैं। और उसी को एक और होता है डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से, जिसका शॉर्ट में मेरा कोडिंग है पेज PAGE। फिजिक्स की बातों को इस वर्ड से डिकोड कर सकते हो। पी का माने हुआ फिजिकली पूरा फिजिक्स को समझना लैंग्वेज में। मान लो इंग्लिश लैंग्वेज में सीख रहे हो तो ठीक है, फिजिकली लैंग्वेज में क्या है वो समझना, लिटरेचर के टर्म में, वर्ड के टर्म में। दूसरा हो गया एनालिटिकली, माने मैथ्स का यूज करके, खाली मैथमेटिक्स यूज करेंगे और पूरा फिजिक्स दिखाई देगा, बिना मतलब कहा जाए कि कहीं भी एक लैंग्वेज यूज नहीं होगा, माने इंग्लिश यूज नहीं होगा ज़्यादा। तो उसमें क्या होगा, मैथमेटिक्स का इक्वेशन सबका यूज होगा और सारा चीज़ दिखेगा फंक्शन के टर्म में, इक्वेशन के टर्म में, सूत्र के टर्म में, फार्मूला के टर्म में, मंत्र के टर्म में। और दूसरा हो गया जी माने ग्राफ से, ग्राफिकल फिजिक्स। और लास्ट में हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में भी फिजिक्स को पढ़ा जा सकता है। तो 4 मेथड से पढ़ाने का है, 4 में से कोई भी एक जानो। आजकल तो अधिकतर लोग बस पहला वाला एक तो लैंग्वेज में लिटरेचर से पढ़ लिया, जैसे लग रहा है कि हिस्ट्री पढ़ रहा है। अरे वैसे नहीं पढ़ा जाता है फिजिक्स। हाँ, उसका हिस्ट्री जैसा कैसा होता है, हम उसमें से एक टू वर्ड सुना देते हैं। जैसे एक टू वर्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसका खाली डेफिनेशन सुनाते हैं तो उसी में समझ में आ जाएगी, और पूरा कॉम्पैक्ट में सब कुछ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ आइदर a single point charge or n discrete point charges which are distributed by a different rule either in the 1 dimension or 2 dimension or 3 dimension, or continuous charge distribution which are distributed by a rule or as a whole. If all are present, then potential at any point is simply defined as work done by the conservative force to brought from the reference point to the point where you have to find the potential by any track with the uniform kinetic energy known as potential at that point due to the distribution of the charges। ये डेफिनेशन हुआ, बट जिसको समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा, डिकोड करेंगे तब समझ में आएगा। इसी के अंदर में दुनिया का सारा चीज़ बंद है, लेकिन वही है इसको कोई डिकोड कर सके। तो संस्कृत में भी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े जो मंत्र हैं, सूत्र हैं, जो लिखे गए हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन उसी को डिकोड करने के लिए विदेश में देखोगे कि संस्कृत पढ़ाया जाता है। और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में माने इस कंप्यूटर्स के प्रोग्राम सबसे लिखने में बड़ा आसान होता है और बहुत साइंटिफिक है। और मतलब उसी का विदेशों में लोग खोजते हैं कि संस्कृत का कोई टीचर मिले। और पूरे जो भी हम लोग का वेद है, उपनिषद है, गीता है, सबको डिकोड किया जा रहा है। और स्वाभाविक है कि ग्रेट चीज़ है हम लोग का, लेकिन हम लोग अपने ग्रेट चीज़ को फेंक दिए, छोड़ दिए, और दूसरे लोग उसी को पकड़ करके अंग्रेजी में कन्वर्ट करके बोलते हैं ये मेरा कंसेप्ट है। अरे आपकी कंसेप्ट है ही नहीं, वो तो पहले से था हम लोग के ऋषि मुनियों के पास। जैसे एक हम ऋषि मुनि का नाम लेंगे, पतंजलि साहब। पतंजलि साहब अपने ज़माने का PhD कहा जाएगा। कैसे? क्योंकि उनको मतलब समझो कि योग का अच्छा नॉलेज था, जो आज भी हम लोग योग और मेडिटेशन का चक्कर में पड़े रहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो क्या है? प्रैक्टिकल है। और दूसरा एक हो गया जिसको हम लोग बोल सकते हैं दर्शन शास्त्र, वो है थ्योरी और यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए, और ये इसका प्रैक्टिकल है। तो पहला नॉलेज था, मैंने पतंजलि साहब को बोल सकते हो कि ये योग दर्शन का प्रैक्टिकल, कि कैसे बॉडी, माइंड और सोल को ठीक किया जाएगा। और दूसरा है वो चिकित्सा विज्ञान में बहुत महारत हासिल थी। और तीसरा संस्कृत में उनके बहुत नॉलेज थे। कैसे? संस्कृत का शुरुआत किए महर्षि पाणिनि, उसको और थोड़ा एक्सटेंशन देके एनालाइज किए कात्यायन ऋषि, और दोनों को मैंने आगे बढ़ाए, महाभाष्य के रूप में लिखा गया, वो नाम था पतंजलि। तो पतंजलि इज नो डाउट ग्रेट, महान आदमी है, वो लोग PhD हैं। संस्कृत में सोचो इतनी जानकारी, फिर आपका मेडिकल लाइन में इतनी जानकारी, और तीसरा हो गया जिसको बोल सकते हो जो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में हम लोग को लाइफ कैसे जीना है, रहना है, तो बोल सकते हो योग।
तो माने ये भी एक प्रकार का समझ सकते हो दर्शन शास्त्र के अंदर में आता है। दर्शन में बहुत आता है, जब कभी उस पर डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे। तो अभी बस समझो ये चीज़ कि अपने जीवन में उतारो योग को, मेडिटेशन को, अपने आप दिमाग तेज हो जाएगी। तो इतने ही को फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसी वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे जो जितना नाम दिए हैं हम, आईनेट मतलब अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, फिर आएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, फिर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और फिर आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और लास्ट में लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसके अंदर में अलजेब्रा में 4 फार्मूला लाएंगे और ट्रिगोनोमेट्री में 6 ठो लाएंगे। क्यों कि y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स, y बराबर टैन एक्स, y बराबर कॉट एक्स, y बराबर ऐसे करके 6 ठो आएगा। तो इसका 6 इनवर्स में भी 6 ठो आएगा, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे करके 6 ठो आएगा। और लॉग में 2 ठो आएगा, एक्सपोनेंशियल में 2 ठो आएगा। तो कितना हो गया, जोड़ के देख लो, 4 6 10 6 16 2 18 और 2 20 ठो कंसेप्ट है। जैसे उसको बंगला में बोलते हैं कितना, 20 को बोलते हैं एक कुड़ी। एक कुड़ी माने होता है 20, और 3 कुड़ी बोलेंगे तो 30 हो जाएगा। तो एक कुड़ी फार्मूला है, जो वेस्ट बंगाल के हमारे स्टूडेंट होंगे वो समझेंगे कि हाँ सर बोले हैं एक कुड़ी। ये नहीं कि 1 मोल, ये नहीं कि 1 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, 1 दर्जन। जैसे कि कंपाउंडिंग में तो बताया था 1 दर्जन फार्मूला होता है। फिर उसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में 1 दर्जन फार्मूला है। तो 12 की जगह यहाँ 20 है। तो 20 तो फार्मूला है। इस 20 को कैसे आया नहीं जानना है। हाँ, उसका भी प्रूफ होता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वो बताएंगे लिमिट से बनता है, लेकिन अभी उसका जरूरत नहीं है। अभी इसके बाद वाले वीडियो में लाएंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड जो फंक्शंस है उसका पूरा 20 ठो फार्मूला। एक स्क्रीन में लाएंगे 10, दूसरा स्क्रीन में 10 लाएंगे, तब ये खत्म होगा। तो बस बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको यहीं पर रोकते हैं और इंतजार कीजिए इसके बाद वाले वीडियो में, जिसमें कि और डिटेल में बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं समझोगे कि फंक्शन यहाँ खत्म हो गया। फंक्शंस पढ़ने के पहले, जैसे फंक्शन अगर पढ़ रहे हैं तो फंक्शन के पहले पढ़ा जाता है रिलेशन, और रिलेशन के पहले पढ़ा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। किसका क्रॉस प्रोडक्ट? जैसे A क्रॉस B, ठीक है। और इसके पहले पढ़ा जाता है सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी पढ़ने के पहले नंबर सिस्टम NS। तो पहले जाके पढ़िए नंबर सिस्टम कि नंबर कौन कौन होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर्स, रैशनल, उसके बाद रियल, कॉम्प्लेक्स का जरूरत नहीं है। तो इतना कॉम्प्लेक्स भी पढ़ लो, और तब नंबर सिस्टम के बाद सेट थ्योरी पढ़िए, और उसका सारा ऑपरेशन पढ़िए, वेन डायग्राम पढ़िए जो 11वीं क्लास में दिया है। फिर इसी सेट थ्योरी का एप्लीकेशन में आएगा A क्रॉस B, फिर आता है A क्रॉस B क्रॉस C, फिर आता है A1 क्रॉस B1, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस डैश AM। तो वो होता है वो n डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन के लिए ABC आता है। हमको 2 डायमेंशन के लिए चाहिए तो A क्रॉस B काफी है, इसलिए हम यहाँ भी लिख देते हैं मॉडल टू ETC। तब आएगा रिलेशन, तब आएगा फंक्शन। अर्थात फंक्शन वही समझ सकता है जो इसके पहले रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन वही समझ सकता है जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ता है सेट A और सेट B का, और ये क्रॉस प्रोडक्ट वही पढ़ सकता है जो सेट थ्योरी पढ़ेगा, सेट थ्योरी वही समझ सकता है जो नंबर सिस्टम पढ़ेगा, और नंबर सिस्टम वही पढ़ सकता है जो इसके पहले है ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री, जो हम लोग के समय पढ़ते थे हॉल स्टीफेंसन ज्योमेट्री। एलिमेंट्री मैथ में होता था 1 से लेके 59 थ्योरम, और एडवांस मैथ में होता था थ्योरम 60 से 80 थ्योरम। और वो यूक्लिड की किताब जो लिखी हुई है मैंने 13 खंड में है, और उसी को हॉल स्टीफेंसन ने लिखा था, मतलब एक तरह से कॉम्पैक्ट में 80 ठो थ्योरम, जो हम लोग के समय में मतलब 1978 जिस समय हम लोग स्कूलिंग किए थे तो उस समय थ्योरम पढ़ाई होती थी, और बड़ी मज़ेदार है। ज्योमेट्री पढ़ा तभी मज़ा
अरे ज्योमेट्री से ही निकला अंकगणित, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री से ही निकला अलजेब्रा, ज्योमेट्री से ही निकला ट्रिगोनोमेट्री, और ज्योमेट्री से ही निकला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन, और ज्योमेट्री से ही निकला सॉलिड ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से ही निकला कैलकुलस, मेंसुरेशन, और ज्योमेट्री से ही निकला वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस। तो सबका ग्रैंडफादर है यूक्लिड बाबा, इसलिए यूक्लिड बाबा को नमस्कार, और महान आदमी है वो, उनको मैंने भुलाया नहीं जा सकता है। तो उनको आपको भी याद करो, उन्हीं के शक्ति से बहुत कुछ पालोगे। जो ज्योमेट्री नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं पढ़ा। अब इसके आगे समझिए जो मैं बात बोला कि जो रिलेशन लिखे हैं, इसी रिलेशन को जब पढ़ते जाओगे तो साइड में आएगा जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्यू लिख देते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन। ये पढ़ाई होता है 12 में। रिलेशन पढ़ो साथ में इक्विवेलेंट रिलेशन पढ़ो, वो 12 का चीज है। यहाँ खाली रिलेशन पढ़ना है 11 में, इक्विवेलेंट रिलेशन एक्स्ट्रा पढ़ना है। और फंक्शन में भी उसी तरह साइड में कुछ पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आता है वो सब इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, उसी से जोड़ के इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बहुत सा चीज आएगा। तो इसलिए वो सब बाद में बताया जाएगा। तो इसलिए अभी सीधा समझो, इतने में विराम दे देते हैं और फंक्शन पर बहुत फोकस करोगे। और ये जो मैंने लिखा था फंक्शन का 2 इंडिपेंडेंट, 3 इंडिपेंडेंट, 4 इंडिपेंडेंट, ऐसे करके, इसी का नाम है स्केलर पॉइंट फंक्शन। और यही वाला जब वेक्टर पॉइंट फंक्शन लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, साथ में आई लिख दिए, प्लस में देखिए जी लिख दिए, एक्स वाई जेड, जे लिख दिए, फिर इसी में लिख दिए एच फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, के लिख दिए, और इसी को एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन को भी लिख दिए जो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आई जे के। लेकिन अगर अलग अलग देखेंगे एफ एक्स वाई जेड, जी एक्स वाई जेड और एच एक्स वाई जेड, तो ये क्या है, तीनों अलग अलग स्केलर पॉइंट फंक्शन है। उसी के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ने जाओगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होता है, और इंटीग्रेशन करने जाओगे तो मल्टीपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सब यूज होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 ठो आता है, ऑर्डिनरी और पार्शियल, तो पार्शियल का यूज होगा। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये भी एक महान चीज है, और ये वेक्टर कैलकुलस में यूज होता है। जब इसको पढ़ोगे तब सही टेस्ट मिलेगा। तो मौका मिलेगा तो कभी हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे, बहुत जबरदस्त। उसी में आता है लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, कर्ल, डीप ग्रेडियंट, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, और सबका फिजिक्स में यूज होता है। तो जब आएगा समय तो उसको भी हम डिकोड करेंगे कि क्या है नहीं है। तो आज बस इतने ही रखिए और फिर मिलते हैं, और कहा जाए कि इसको रिवीजन कीजिए, अच्छा से समझिए, और बोल सकते हैं कि बिना मेहनत का, बिना डेप्थ गए हुए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। तो ओम शांति ओम, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। ओके, थैंक यू।